Yes. See, is it visible or not? Yes, this week have to do nothing special. First is balance of payment. Now, balance of payment का meaning क्या होता है? Balance of payment means a statement, a written statement. As we say, budget is a statement. तो ऐसे ही balance of payment is a systematic statement. अब किसकी statement क्या होता है इसमें? Systematic statement of all the transactions, economic transactions, which take place between the residents of a country and the residents of other countries. I am repeating, balance of payment is a systematic statement या financial statement in which all the economic transactions are written, they are shown. And those economic transactions take place between whom? They are taking place between the residents of one country like India, India के residents के बीच में. अब India के residents हैं तो transactions किसी बाहर वाले के साथ ही करेंगे. यहाँ पर foreign की बात हो रही है. And the residents of other countries. यहाँ अब इतना लंबा बोलने की बजाय we can simply say people of other country या other countries या foreign sector सीधा भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है, दो वर्ड्स आए स्पेशली, एंड दो सिस्टमेटिक स्टेटमेंट. दिस स्टेटमेंट इज मेंट फॉर वन अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग ईयर मतलब जो हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक एज पर द राइट नाउ सिचुएशन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड. तो विद इन 1 ईयर हमारे कंट्री ने दूसरे कंट्रीज के साथ क्या क्या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की हैं, उनका जो भी एक रिटन फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, हियर इंडिया के साथ में अदर कंट्रीज आर इन्वॉल्व, दूसरों के साथ में. अपने कंट्री के अंदर अंदर अगर जो भी ट्रांजेक्शन है, दे आर नॉट कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिकॉज उसमें देयर इज नो कनेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इंडिया में पंजाब हरियाणा से लेके एनी पार्ट ऑफ इंडिया कोई भी ट्रेड करे तो करेंसी हमें इंडियन रुपी ही मिलनी है, कहीं भी जाए पूरे इंडिया में. बट जब हम अदर कंट्रीज के साथ काम करते हैं तो हमें उनकी करेंसी मिलेगी, उनको हमारी मिलेगी, डिफरेंस विल बी देयर. तो उसी बात के लिए ये यूनिट है हमारा कि अदर कंट्रीज के साथ क्या ट्रांजेक्शन है. अब इसमें 2 वर्ड्स आए, एक वर्ड आया रेजिडेंट, एक वर्ड आया इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. ठीक है, रेजिडेंट आपको याद होगा इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग ऑलरेडी वी हैव डन. इकोनॉमिक रेजिडेंस या उसमें आया था एक डोमेस्टिक टेरिटरी और एक वर्ड आया था रेजिडेंस. ठीक है, तो रेजिडेंट्स मतलब वो पीपल whose center of economic interest lies in that very country in which they are working. ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने they have already given in example कि रेजिडेंट्स कौन से हैं. रेजिडेंट्स में हम लेते हैं किसी भी कंट्री के नॉर्मल इंडिविजुअल्स, जैसे हम सारे ही हैं, बाय बर्थ हम यहीं के हैं, आगे काम भी यहीं कर रहे हैं, तो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यही है, कमाना भी यही है, खर्चना भी यही है, सब अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहीं पर ही कर रहे हैं. तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री, ऐसे ही जो फर्म्स हैं, बिजनेस पीपल है, वो भी यही पैदा हुए, यही काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम धंधा जो भी है दे आर डूइंग, वो सब कुछ कर रहे हैं. सिमिलरली एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, तो गवर्नमेंट एजेंसीज भी सिंस दे बिलोंग टू इंडिया, तो इंडिया की ही गवर्नमेंट की जो भी एजेंसीज हैं, जो भी है इंडिया की गवर्नमेंट का व्हाटएवर उसकी ओनरशिप में, वो सारे का सारा ये आ जाएगा हमारा सिटीजन रेजिडेंट्स में आ जाएगा. ठीक है, एक बीच में इसमें सिर्फ एक वर्ड आया है, दिस branches of foreign companies even though they work and operate within the domestic territory of India. अगर आपको याद हो तो उस कॉन्सेप्ट में हमने किया था कि जो भी फॉरेन कंपनीज की चाहे ब्रांचेज हैं या उनका जो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर वो इंडिया में कर रहे हैं तो दैट प्रोड्यूस, उसकी वैल्यू इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया. यही करते थे ना, जो फॉरेन कंट्रीज का कोई भी चाहे इंडिया में ब्रांच है, जो कुछ भी वो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स करते हैं, आपको याद होगा जीडीपी टर्म, प्रोडक्शन made by all the producers within the domestic territory of our country. बट यहाँ पर सिर्फ इसका ही फर्क है, ये नहीं हमने लेना कि जो फॉरेन कंट्रीज की ब्रांचेज हैं जो यहाँ पर जो कुछ भी प्रोड्यूस कर मतलब चीज बना रही हैं, तो उसको नहीं लेना, बाकी सारा कुछ सेम है हमारा कॉन्सेप्ट जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का था. ठीक है, अच्छा, नाउ जो मेन क्वेश्चन है विच कम्स दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन.
तो इकोनॉमिक वर्ड का ही मतलब, ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज, मैंने आपको बुक दे दी, पैसे ले लिए, बुक के बदले बुक दे दी, कोई भी चीजों का आपस में ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक वर्ड एडजेक्टिव मीन्स क्या, कौन सी, जिसके करके क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मैंने दिवांशी से कोई बुक परचेज की, तो अब उससे बुक ले ली मैंने, नाउ आई हैव बिकम द ओनर, अर्लियर शी वाज द ओनर, नाउ आई हैव बिकम। तो जब भी हम किसी चीज को खरीदते हैं और बेचते हैं तो ओनरशिप चेंज होती है, जो पेमेंट कर देता है वो ओनर बन जाता है, जिसने दे दिया उसकी ओनरशिप खत्म हो गई, तो इसको बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ठीक है जी। तो अब ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस 4 टाइप की चीजों की हो सकती है, वेरी सिंपल। एक होता है विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स मतलब, कैन यू सी दिस फोन, कैन यू सी दिस लैपटॉप, कैन वी सी दिस डायस, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, विजिबल आइटम्स, वो चीजें जिनको हम देख सकते हैं। तो देखा किन चीजों को जा सकता है, विच आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल, ठीक है, फिजिकल चीजें, मटेरियल, बेंच, डायस, ये स्विच बोर्ड, ये सब चीजों को हम देख रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड विजिबल आइटम्स। और टेक्निकली इकोनॉमिक्स में दे आर कॉल्ड गुड्स। इन सब चीजों के लिए हम नाम क्या देते हैं, सिंगल वर्ड में, गुड्स, कमोडिटी, ये बोल देते हैं। तो उसी को थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म में, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली टर्मिनोलॉजी में उसको कह दिया जाता है विजिबल आइटम्स, विच आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सकता है, जिसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखा जा सकता है, दोज आर विजिबल आइटम्स। ठीक है। सेकेंड इज इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स होता है सर्विसेज को बोल दिया जाता है, नॉर्मली हम कहते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो गुड्स हो गई वो तो आ गई विजिबल आइटम, सर्विसेज का मतलब इनविजिबल आइटम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रही हूँ, तो अब ये कोई चीज नहीं है, अब मेरे बोलने से आपको जो समझ में आया वो एक इनविजिबल, एक डिससेमिनेशन ऑफ नॉलेज हो रहा है। अब उस चीज को मैंने क्या समझाया, उसको कोई हाथ में पकड़ तो नहीं सकते, भी टीचर ने ये बोला था हमने ये पकड़ के ले लिया, फिजिकली नहीं पकड़ सकते, समझ आ रहा है, पर्सन टू पर्सन वो चीज एक दूसरे के पास में वो जा रही है। ठीक, तो ऐसे ही जो कंट्रीज हैं वो भी एक दूसरे को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मली वो सर्विसेज हैं, मतलब यहाँ पर ये नहीं लेना मीनिंग, हमने थोड़ा सा और वाइडर टर्म पे लेके जाना है। सर्विसेज कौन सी देते हैं, ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय वन कंट्री टू अनदर। वो होती है शिपिंग की सर्विसेज, क्योंकि सामान जाता है तो मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सी रूट, क्योंकि हैवी मशीनरी, हैवी इक्विपमेंट, एयर रूट से भी इतना सामान का आना जाना नहीं होता है। लैंड रूट में कंट्रीज की बाउंड्रीज होती है पॉलिटिकल, कोई इंडिया वाले पाकिस्तान को थोड़ी अलाउ करेंगे, वो हमें थोड़ी अलाउ करेंगे कि हमारे कंट्री से सामान ले जाओ, यूरोप में, अमेरिका में जाना है। तो इसका मतलब आम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें शिप्स यूज किए जाते हैं, लोडिंग अनलोडिंग वो सारा कुछ होता है। तो शिपिंग की सर्विसेज, देन बैंकिंग की सर्विसेज, इंडिया के बिजनेसमैन को फॉरेन कंट्रीज के में जो भी बैंक्स हैं वहाँ उनकी जरूरत पड़ती है काम के लिए, बैंकिंग की सर्विसेज। फिर इंश्योरेंस की सर्विसेज, क्योंकि इतना सामान जाना है, डिस्टेंस के ऊपर जाना है, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, कहीं पर भी जाना है, तो सारे सामान को इंश्योर करवाना पड़ता है। रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई, कोई चोरी हो गया, खराब हो गया, तो इंश्योरेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो 3 तरह की सर्विसेज होती हैं, दे आर कॉल्ड इनविजिबल आइटम्स। ठीक है, गुड्स हो गई फिजिकल वाली, ये शिपिंग की, बैंकिंग की और इंश्योरेंस की, दे आर कॉल्ड इनविजिबल आइटम्स और सर्विसेज, इनको नाम दिया जाता है। थर्ड वन है होता है हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मीनिंग होता है वन साइडेड पेमेंट्स। ठीक है, आपको एक वर्ड याद होगा, ट्रांसफर इनकम्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में किया था, तो ऐसे ही यहाँ पर यही है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मीन ऐसी चीजें जो हमें कोई दे तो देता है, बट इन रिटर्न ऑफ दैट वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग। जैसे फॉरेन कंट्री ने हमें हेल्प कर दी, यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया, भगवान ना करे कोई क्लेमिटी आ गई, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने इंडिया को मदद कर दी, अब वो वापस नहीं देने हैं पैसे, यूनिलेटरल ट्रांसफर। इंडिया ने मान लो नेपाल को हेल्प कर दी, यूनिलेटरल, तो पैसा वापस नहीं लेने। तो ऐसी कोई भी पेमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, मे बी इन द फॉर्म ऑफ एड, डोनेशन, ड्यू टू एनी रीजन, खुशी से भी दे सकते हैं, डेवलपमेंट के काम के लिए भी दे सकते हैं, किसी भी रीजन से हो। सिमिलरली रिमिटेंसेज, एक वर्ड आया बीच में, रेमिटेंसेज भी बोल देते हैं, रिमिटेंसेज भी बोल देते हैं। तो रेमिटेंसेज का मतलब होता है ऐसी पेमेंट, नॉर्मली क्या होता है, जैसे पंजाब से बहुत सारे लोग दे हैव गॉन टू फॉरेन कंट्रीज, तो फैमिली से एक पर्सन बाहर गया हुआ है, वहाँ काम करके वो अपना तो अपना भी खर्च करता है, ऑब्वियसली जिंदा रहना है तो खाना पीना तो है, खर्च करता है, बट वो अपने पीछे फैमिली को भी पैसे भेजते हैं। ठीक है, वो मनी विच इज कमिंग टू आवर कंट्री बिकॉज देयर फैमिली मेंबर इज लिविंग अब्रॉड, वो काम करके वहां से भेज रही है। इन रिटर्न फैमिली मेंबर्स आर नॉट सपोज टू सेंड समथिंग, कोई जरूरी नहीं है कि जितना उन्होंने भेजा उतना ही वापस भेजे,
बाकी कोई हो सकता है कुछ गिफ्ट भेज दे, वो अलग बात है, मतलब बट वो पैसा आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रेमिटेंसेस. Normally, when a person, a worker, works in some other country and he sends money to his family back home in his mother country, पीछे वाला देश हमारा मदर कंट्री है, तो वहां पे जो पैसे भेजे जाते हैं दैट इज कॉल्ड रिमिटेंसेस. तो रिमिटेंसेस हो सकती हैं या किसी भी टाइप का गिफ्ट हो सकता है, डोनेशन हो सकती है, कुछ भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर. In return of these transfers, receiving party is not supposed to do anything. जरूरी नहीं है कि उसका बदला चुकाए, उसके बदले में कुछ काम करके दे, कोई जरूरी नहीं. तो इसी करके क्योंकि वन साइडेड है, तो कई बुक्स में वन साइडेड वर्ड इज यूज्ड, कईयों में यूनिलेटरल लिखा होता है, मतलब एक ही. ठीक है. लास्ट वन है हमारा कैपिटल ट्रांसफर्स. कैपिटल ट्रांसफर्स का मतलब है विच रिलेट टू कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स. सीधी सा है, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट. अच्छा, अब कैपिटल रिसीट्स कौन सी हो सकती है? जैसे हमारा कंट्री बोरो करे किसी और कंट्री से, बजट वाले लेसन में हमने किया ना, रिसीट्स भी होती हैं, पेमेंट्स भी होती हैं. वहां तो एक्सपेंडिचर था, बट अदरवाइज नॉर्मली बोलें तो अगर हम जैसे बोरो करते हैं, यहाँ दूसरा क्या दिया हुआ है, और सेल ऑफ एसेट्स करते हैं. इंडिया ने कुछ बेच दिया फॉरेन कंट्री को, तो पैसे तो आ ही रहे, तो ऐसी इस फॉर्म में कैपिटल रिसीट्स कैन बी देयर. या कैपिटल पेमेंट्स. कैपिटल पेमेंट्स मतलब इंडिया ने लोन लिया हुआ था अमेरिका से या किसी से भी, अब उसको वापस कर दिया, विद इंटरेस्ट वापस कर दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन. लिया हुआ था अब दे दिया, तो वो क्या है, अब इंडिया से मनी गया है, पेमेंट हुई है इंडिया से, तो इस टाइप की पेमेंट. या और क्या है, परचेज ऑफ एसेट्स. कोई इंडियन बिजनेसमैन किसी फॉरेन कंट्री में जाके कुछ अपना कुछ एसेट खरीद लेते हैं, तो वो भी पैसा, मनी जो है दैट हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया. तो किसी भी टाइप का जो एसेट्स का लेना देना होता है, उससे रिलेटेड जो भी रिसीट और पेमेंट हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल पेमेंट्स एंड रिसीट्स. तो वो भी आ जाता है अंडर इकोनॉमिक कैपिटल ट्रांसफर. तो ये 4 टाइप्स की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं. क्वेश्चन आ सकते हैं आपको 2 मार्क्स में कि नेम 4 आइटम्स ऑफ, या नेम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. तो कौन सी होगी, विजिबल आइटम्स और दे आर कॉल्ड गुड्स. सेकंड हो गया इनविजिबल आइटम्स और नोन एज सर्विसेज. थर्ड हो गया यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. फोर्थ हो गया कैपिटल ट्रांसफर. ठीक है जी. अच्छा, अब है नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी. शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, ऐसे पेपर में आए तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है. अब स्ट्रक्चर का मतलब कि क्या है इसके अंदर. जैसे हम छोटे होते करते हैं ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी की एक कार्टून, एक पिक्चर सी बनाई होती है, ये हेड है जी, ये आईज है, तो ऐसे ही बीओपी का स्ट्रक्चर क्या है कि अगर ब्रॉडली देखना हो तो क्या आता है इसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉलोज द सिस्टम ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. ये आपका वेल फेमिलियर टॉपिक है, आप अकाउंट्स में करते हैं. डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, एक तरफ क्रेडिट आइटम दिखाई जाती है, एक तरफ क्या करते हैं, डेबिट आइटम दिखाते हैं, और एंड में बैलेंस में दोनों चीजें बराबर हो जाती है. कुछ भी हो, किसी भी तरह की एंट्री है, दोनों तरफ से जैसे तैसे करके हमने एंड में उसको बैलेंस्ड सिचुएशन शो कर देते हैं. तो ऐसे ही बीओपी का जो अकाउंट है दैट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. और फिर डबल एंट्री में 2 साइड्स कौन सी हो जाती है, वन इज कॉल्ड क्रेडिट साइड, वन इज कॉल्ड डेबिट साइड. जो भी इनकमिंग है, जो कुछ भी आता है, दैट विल बी शोन ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड. कुछ भी आए जो मिलता है, रिसीव करते हैं हम लोग, वो दिखाते हैं टुवर्ड्स क्रेडिट साइड. और जो कुछ भी आउटफ्लो होता है, खर्चा होता है, दैट इज शोन ऑन डेबिट साइड. तो सेम थिंग इज हियर, कंट्री में बीओपी के अकाउंट में कुछ भी आता है तो वो दिखा दिया जाता है, दैट इज रिटन इन क्रेडिट साइड, शोन विद पॉजिटिव साइन, भी आया है, मिला है हमें. एंड वट एवर इज स्पेंट, जो निकला है अपने हाथ से, दैट इज शोन टुवर्ड्स डेबिट साइड, माइनस साइन उसको दिखा देते हैं. माइनस मतलब हमारे पास से चला है. ठीक, ये तो हो गया उसको अकाउंट बुक में दिखाने के लिए. बट इन रियलिटी आप सोच के देखो, ये एवरी सिचुएशन डज नॉट लीड टू ए बैलेंस सिचुएशन. ये हो गया अकाउंटिंग सेंस में दिखाने के लिए, अकाउंट्स को शो करने के लिए ये तरीका है. सेकंड है इकोनॉमिक सेंस में क्या होता है. इकोनॉमिक सेंस में 3 सिचुएशंस हो सकती है. 3 सिचुएशन क्या है, कैन बी सरप्लस, जो बीओपी अकाउंट है वो सरप्लस भी हो सकता है. इकोनॉमिकली मतलब समझ के देखें कि हमारा बर्डन क्या बना है या क्या नहीं बना है. that can be in a surplus position, that can be deficit situation, that can be balanced neutral भी हो सकता है. ठीक, अब वो क्या मीनिंग हुआ, जैसे अगर इंडिया ने लोन लिए हैं तो अकाउंट बुक में तो दिखा दिया जाएगा भी जी क्रेडिट हो गया, पैसा आया है. बट ध्यान से सोचा जाए तो लोन लिया है तो वो इंडिया की क्या बनी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लाइबिलिटी बनी है, देनदारी बनी है, तो वो तो देना ही, वापस देना ही पड़ेगा. तो इसका मतलब वो हमारे लिए एक डिफिसिट वाली सिचुएशन क्रिएट करेगा अगर हम एक्सेसिव लोन्स को रिजॉर्ट करते हैं. ठीक, अच्छा, अब अगर इंडिया में एक्सपोर्ट करके बहुत पैसे आ रहे हैं
तो एक फेवरेबल सिचुएशन है, बहुत अच्छी बात है, सरप्लस होगा अगर बहुत एक्सपोर्ट हो जाए तो। अच्छा, अगर दोनों चीजें बराबर है तो बैलेंस्ड है, या न्यूट्रल भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक सेंस में 3 सिचुएशंस आर पॉसिबल, बट इन अकाउंटिंग सेंस, अकाउंट बुक्स में दिखाने के लिए वो डबल एंट्री सिस्टम सिंस इट इज फॉलोड, तो उसमें हमेशा लास्ट में एंड में बैलेंस में इक्वलिटी ही रहती है, ठीक है जी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है जो टॉपिक दिया बेटा, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये हमने बाद में करनी है, बिकॉज ये बिगिनिंग में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा बाद में आएगा। फर्स्टली हमने ये करना है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि ये टॉपिक उसका एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। सो पहले इसको बताने की रेलिवेंस नहीं है। फर्स्टली वी शुड डू दिस कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। तो कंपोनेंट्स और पार्ट्स, यू मे राइट दिस वर्ड, कई बार पेपर में पार्ट्स आ जाते हैं, तो पार्ट्स ऑफ बीओपी। तो BOP has 2 parts या components. One part is called current account of BOP, one is called capital account of BOP. दो अकाउंट है इसके, जैसे हमारे लेफ्ट और राइट हैंड है, ऐसे दो अकाउंट है, पार्ट है इसके, करंट एंड कैपिटल अकाउंट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद करंट अकाउंट। एक आप डेफिनेशन लिख लीजिए। दो स्टूडेंट्स हु आर हैविंग ओल्ड बुक्स, उनको तो पिछले बच्चों ने भी लिखा होगा, जिनके पास न्यू है दे कैन नोट। करंट अकाउंट of BOP records all those transactions. Current account of BOP records all those transactions between the residents of a country, between the residents of a country and the rest of the world, which do not cause a change in the assets and liabilities of the residents of the country or its government. I am repeating, you can check. Current account of BOP records all those transactions between the residents of a country and the rest of the world which do not cause a change in the assets, और यहाँ and कुछ भी लिख सकते हैं, liabilities of the residents of the country or its government. मतलब ऐसी transactions, ऐसे exchanges जिनके होने से ना तो हमारा कोई asset status change होता है, ना ही हमारा कोई liability status change होता है। हमारा का मतलब पीपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। जैसे हम सारी पॉपुलेशन है, हमारा स्टेटस कोई नहीं बदला, ना ही हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका स्टेटस बदला। मतलब सीधे वर्ड्स में इंडिया का ना तो कोई लाइबिलिटी चेंज हुई, ना ही हमारे लिए कोई एसेट चेंज हुआ, ठीक है। ऐसी ट्रांजेक्शन जिस अकाउंट में शो की जाती है, दैट अकाउंट इज नोन एज करंट अकाउंट, ठीक। और जो कैपिटल अकाउंट है वो इसका रिवर्स हो जाएगा, जिसमें एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज हो वो कैपिटल अकाउंट, जिसमें ना चेंज हो वो करंट अकाउंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, अब आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कितनी की हमने, 4, उसमें से लास्ट वन को छोड़ दो जो कैपिटल वाला नाम है, क्योंकि कैपिटल वर्ड वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बाकी के 3 कौन सी बची, विजिबल आइटम्स और गुड्स, इनविजिबल आइटम्स और सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो ये तीनों को अब हमने 1 by 1 करना है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ दिस करंट अकाउंट, ठीक है। अब मैं लिख नहीं रही बिकॉज लिखने की कोई इतनी जरूरत नहीं है। पार्ट्स ऑफ करंट अकाउंट कौन कौन से हैं, वन इज विजिबल आइटम या गुड्स, दोनों नाम याद करने हैं, पेपर में कई बार आ जाता है व्हाट इज मेंट बाय विजिबल आइटम्स, तो आप लिखोगे विजिबल आइटम्स मींस गुड्स, फिजिकल गुड्स, ठीक है। तो फिजिकल आइटम्स या विजिबल आइटम्स और गुड्स, इनविजिबल आइटम्स, थर्ड इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। तीनों को इसमें दिखाया जाता है, ठीक। अब बस उसमें क्या होता है, नंबर 1, अब इसको एक्सप्लेन करना है। नंबर 1, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और विजिबल आइटम्स। आगे लिखा ना मर्केंडाइज ट्रांजैक्शन, मर्केंडाइज का मतलब फिजिकल गुड्स, चीजें जो हम देखते हैं, मटेरियल से बनी हुई चीजें, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अच्छा हाँ जी, क्या हुआ, अभी टाइम है, चिंता नहीं करो। अच्छा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जब करते हैं तो व्हाट हैपेंस, मान लो इंडिया की बात करें, इंडिया एक्सपोर्ट्स गुड्स टू अदर कंट्रीज, तो व्हाट विल हैपन एज ए रिजल्ट, इनकम विल कम, ठीक है। इट इज ए प्रॉफिटेबल सिचुएशन फॉर इंडिया, ठीक। अच्छा, जब इंडिया, ऐसा तो नहीं कि गॉड हैज गिवन एवरी रिसोर्स टू इंडिया, तो इंडिया बस एक्सपोर्ट ही करता है कि इंडिया को किसी और की जरूरत ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स विद रिगार्ड टू ऑल द रिसोर्सेज और मिनरल्स।
कंट्रीज नीड टू इम्पोर्ट ऑल्सो, तो इंडिया बहुत सारी चीजों को इम्पोर्ट भी करता है, तो जब इम्पोर्ट करता है देन आउटफ्लो होता है मनी का, हमारे करेंसी का, यहाँ पेमेंट्स करनी पड़ती है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, दोनों का जो भी डिफरेंस होगा दैट इज ए पार्ट ऑफ दिस करंट अकाउंट, वो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो हो, वो जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। वो अभी जो पीछे हमने छोड़ा ना टॉपिक, वो वाला फिर बाद में करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है, इसी का जो डिफरेंस बचता है, जो भी बैलेंस होता है, ऐसे लिखेंगे इसको, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या विजिबल आइटम्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, जो भी बैलेंस बचा दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। सिर्फ ये वर्ड लगाना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। नंबर सेकंड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स और सर्विसेज, मतलब ये कि इंडिया की बैंकिंग सर्विसेज, इंडिया की शिपिंग की, इंश्योरेंस की सर्विसेज, व्हेन अदर कंट्रीज परचेज दीज सर्विसेज, तो टेक्निकली इट इज नोन एज एक्सपोर्ट ऑफ दीज सर्विसेज टू अदर कंट्रीज। गेटिंग माई पॉइंट? जब दूसरे कंट्री इंडिया के बैंकों की सर्विसेज को यूज करते हैं, इंडिया की शिपिंग कंपनीज की से अपना सामान लोड अनलोड करने के लिए, अपना पहुंचाने के लिए कहीं शिप्स को यूज करते हैं, या इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी से अपने सामानों की इंश्योरेंस करवाते हैं, दैट मीन्स दे आर परचेजिंग द सर्विसेज ऑफ इंडियन कंपनीज, ठीक है। ये सर्विसेज को बाय कर रहे हैं, दैट मीन्स वो हमारे लिए क्या है, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ दीज सर्विसेज। बदले में इंडिया को मनी मिलेगा, इनकम आएगी उस इन सब चीजों के एक्सपोर्ट होने से या इनकी सेल करने से। सिमिलरली इंडिया, people of India या government of India, they also need such services from other countries. तो जब हमारे कंट्री के लोग यही सर्विसेज दूसरे कंट्री से बाय करते हैं, बाय करने का मतलब सर्विस यूज की है तो बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट मीन्स वी आर इम्पोर्टिंग दीज सर्विसेज। जैसे बाकी हमारे शिप्स को, बैंकों को, इंश्योरेंस कंपनीज का काम, उनसे काम करवाते हैं, तो ऐसे ही इंडियन लोगों को भी जरूरत पड़ती है, तो उनको कह दिया जाएगा इम्पोर्ट ऑफ दीज सर्विसेज। तो दोनों का जो डिफरेंस है that will be known as balance of this invisible trade. I hope it is clear. पहले चीजों का हो गया, विजिबल आइटम्स का, यहाँ पर जो भी बैलेंस बचेगा that will be known as balance of invisible trade. विजिबल नहीं, इनविजिबल ट्रेड, ठीक है जी। अब नाउ थर्ड है यूनिलेटरल और अनरिक्रेटेड ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अनरिक्रेटेड का मतलब होता है जिसके बदले में कुछ ना करना पड़े, अनरिक्वायर्ड जैसे हम बोल देते हैं ना, जो जरूरी नहीं है, तो आप चाहे यूनिलेटरल वर्ड थोड़ा इजी है बोलने में, कोई भी वर्ड लिख सकते हो, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम। इसका मतलब है कि जैसे फॉरेनर्स जो है, फॉरेन पीपल या फॉरेन गवर्नमेंट, कोई भी फॉरेन कंट्री, जैसे वो इंडिया की हेल्प करते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, डोनेशन देते हैं, किसी भी तरह से रिमिटेंसेज आते हैं, तो वो सारे क्या है हमारे लिए, क्या है, आ रहा है तो क्या हो जाएगा, रिसीविंग हो रही है, हमारे लिए फायदा हो रहा है, इनकमिंग हो रही है, इनफ्लो ऑफ मनी हो रहा है, ठीक। तो मतलब एक तरह से रिसीविंग है, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ऑन द अदर साइड सिमिलरली इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स हेल्प टू अदर कंट्रीज, अपना कोई गिफ्ट देता है या डोनेशन देता है, या इंडिया में दूसरे कंट्रीज के लोग आके यहाँ रह के काम करते हैं, जैसे बहुत सारे मान लो नेपाली लोग, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इधर उधर, बहुत सारे नेपाली पीपल दे आर वर्किंग इन इंडियन आर्मी ऑल्सो। एक प्रॉपर एक नेपाली लोगों की गोरखा रेजिमेंट अलग से है इंडियन आर्मी में, तो वो जब सैलरी मिलती है तो अपना खर्चा करने के बाद बाकी पैसा अपने घरों को भेजते हैं। ऐसे ही अदरवाइज प्राइवेट ऑर्डिनरी जितने चौकीदार वगैरह होते हैं, ये सब आमतौर पे नेपाली होते हैं, तो वो भी अपने पैसे अपना देश को भेजते हैं पैसे। तो मतलब ये हो गया कि जैसे इंडियन लोग बाहर रहने वाले अपने फैमिलीज को भेजते हैं, तो ऐसे ही फॉरेनर जो इंडिया में रहते हैं दे ऑल्सो सेंड मनी टू देयर रिस्पेक्टिव फैमिलीज इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो दोनों का डिफरेंस जो आया है माइनस जो इंडिया से गया है, ठीक है। तो इंडिया ये सर्विसेज को अटेन भी करता है प्लस प्रोवाइड भी करता है, दोनों ही। तो दोनों का जो भी डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन टू एंड फ्रॉम, का मतलब भी आता भी है और जाता भी। तो दोनों का डिफरेंस इज नोन एज डिफरेंस बिटवीन या बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक। अगेन ये भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कोई भी हो सकता है, ठीक है जी। लास्ट है जो लिखा हुआ, उसको आप बेटर होगा डिलीट कर दें, इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, बिकॉज ये पॉइंट करेक्ट नहीं है, बुक में लिखा तो हुआ बट ये करेक्ट नहीं है। ये बेसिकली कैपिटल वाली साइड का पार्ट है, तो हमारे लिए तीन सफिशिएंट है जो मेन है और मेजर है। वन इज विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट,
Number 2, export import of invisible items. Number 3, export import of unilateral transfer. तीनों का, ठीक। अच्छा, अब आप ध्यान से सोच के बताइए, अगर इतना क्लियर हो गया तो इन तीनों का जो एक्सपोर्ट करके जो मनी आ रहा है टुवर्ड्स विच साइड ऑफ बीओपी अकाउंट, करंट अकाउंट, ये दिखाया जाएगा क्रेडिट साइड पे। अच्छा, जो भी पैसा निकला है, आउटफ्लो हुआ है ड्यू टू ऑल दीज एक्टिविटीज, 3 एक्टिविटीज, वो कहाँ पे शो किया जाएगा? डेबिट साइड, ठीक है। सो ऑल इनकमिंग्स, इनफ्लोज, दे विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड with positive sign, positive symbol होगा, and all outflows on account of these 3 items, visible, invisible, unilateral, इन तीनों के behalf के ऊपर whatever has gone out of India that will be shown towards debit side, ठीक। तो overall balance क्या हो जाएगा? अगर हम ये कहना हो कि बैलेंस ऑन कैपिटल, सॉरी, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट लगा के, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या इनविजिबल आइटम्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ब्रैकेट क्लोज कर दे, माइनस फिर ब्रैकेट लगा के इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स प्लस इंपोर्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर, तीनों को मतलब अलग अलग करके ऐड कर दे ब्रैकेट में, फिर डिफरेंस निकाले। अच्छा, अब वो आप सोच के बताइए, इज इट एवरी टाइम नेसेसरी कि दैट बैलेंस कम्स इन पॉजिटिव? जरूरी तो नहीं है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इंडिया से इंपोर्ट्स ज्यादा हुए हैं, आउटफ्लो ऑफ मनी ज्यादा हुआ है, तो नेगेटिव भी हो सकता है। बाई चांस कोई सर्कमस्टांसेस हैं कि जितना का गया उतना की आ गया, न्यूट्रल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सो करंट अकाउंट का जो ओवरऑल बैलेंस आता है, दैट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव और जीरो, ठीक है। जीरो वाली सिचुएशन बड़ी निग्लिजिबल होती है, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं भाई जितना आया उतना है, ऐसा हार्डली कभी, कोई रेयर चांस ही होगा। अदरवाइज ईदर देयर इज सरप्लस ऑन करंट अकाउंट और देयर इज डिफिसिट ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। अब ये जो सरप्लस एंड डिफिसिट है, तो उसको फिर एडजस्ट कहाँ पे किया जाए? फायदा हो गया, बहुत ही अच्छा है। नुकसान हो गया, ठीक है, अब चीजें मंगानी है, जरूरत है, वो भी मंगानी पड़ेंगी, बट फिर उसको एडजस्ट कैसे किया जाए? तो अगर तो डिफिसिट होता है करंट अकाउंट के ऊपर, देन दैट इज एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ करंट कैपिटल अकाउंट। अगर मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली आई विल मेक यूज ऑफ दिस हैंड। ये काम नहीं कर रहा है तो मैं फिर लेफ्ट हैंड से सारे काम करने की कोशिश, काम तो करना ही है। तो ऐसे ही करंट अकाउंट के ऊपर अगर घाटा पड़ रहा है, डिफिसिट आ रहा है, तो देन दैट डिफिसिट विल बी ओवरकम और एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ दूसरा अकाउंट, कौन सा? कैपिटल अकाउंट। वहां से निकाल के इसको मैनेज किया जाएगा। ऑन दी अदर साइड, अगर इधर सरप्लस है, फायदा है, तो फिर वो पैसे को भी कहीं एडजस्ट करने, देन दैट मनी विल ऑल्सो बी एब्सॉर्ब्ड इन द कैपिटल अकाउंट। मतलब कहीं ना, क्योंकि ओवरऑल एंड में जाके बैलेंस ही दिखाना है, तो फिर कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो चाहे वो सरप्लस और वो डिफिसिट, दैट इज ओवरकम, दैट प्रॉब्लम इज ओवरकम विद द हेल्प ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। दिस वाज ऑल अबाउट दिस करंट अकाउंट। नाउ सेकंड इज, ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफाइन करंट अकाउंट, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, ठीक। अच्छा, अब आ जाइए पीछे जरा, जो हमने पीछे छोड़ा था, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक। अब जरा फर्स्ट लाइन पढ़िए इसकी, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स और गुड्स। मतलब ये हो गया कि जो करंट अकाउंट का फर्स्ट पॉइंट है, दैट कॉन्सेप्ट इज नथिंग एल्स बट दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसी को ही कह दिया जाता है, जो चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, गुड्स का, विजिबल आइटम्स का, उसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज नोन एज, डिफरेंस इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। That balance of trade, अच्छा इसको आप ऐसे you can note down only to break the monotony. अगर exports are greater, X means exports, M means imports, of goods या visible item। तो बताइए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? सरप्लस होगा और पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड इसको। अगर exports are less than imports, then balance of trade will be negative. अगर exports are equal to balance, then it is balanced or neutral. Balanced balance of trade या neutral balance of trade कैसे? तो यहाँ पर आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफाइन बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो आपने डेफिनेशन लिख लेनी है। उसके नेक्स्ट टाइम में यू विल राइट बैलेंस ऑफ BOT. BOT stands for balance of trade. This is equal to X minus M.
डिफरेंस का मतलब तो माइनस ही लगाना पड़ेगा ना, एक्स माइनस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। उसके बाद फिर आप ऐसे 3 पॉइंट्स ऐसे बना के इक्वेशन से पॉइंट्स आप बना सकते हैं 3 या 4 मार्क्स में जितने भी है। तो अब आपने अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, यही बात बनी उसका। जैसे हम कहें ये डस्टर is a part of this +2 कॉमर्स क्लास ऑफ स्वामी संता स्कूल, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। बड़ी चीज क्या है स्कूल, उसके अंदर क्या है ये रूम है, रूम के अंदर फिर आके ये डस्टर आता है। तो ऐसे ही ये सिर्फ जो चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है दैट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। ठीक, तो फिर बताइए वाइडर टर्म कौन सी है, करंट अकाउंट की बैलेंस ऑफ ट्रेड। करंट अकाउंट वाइडर टर्म है। ब्रॉडर टर्म कौन सी है, ब्रॉडर का मतलब ही वही है। बड़ी टर्म कौन सी है, करंट अकाउंट। उसमें से भी बड़ी टर्म कौन सी है अगर पूरा देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर कई बार ऐसे लिखा भी हुआ है यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस। तो हम कहेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफाइन कर देना पहले, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड या स्टेटमेंट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। ठीक है, नंबर 2 पे बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या आता है, ओनली फिजिकल आइटम्स, विजिबल आइटम्स और गुड्स। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारा कुछ ही फिर आगे पूरा ही आ जाएगा, दैट कंटेन्स विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल ट्रांसफर, एवरी टाइप ऑफ ट्रांसफर इज इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में कोई कैपिटल नेचर का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती। कैपिटल नेचर का मतलब होता है जब फाइनेंशियल ओनरशिप चेंज होती है किसी चीज की। जैसे मैं कहूँ ये बिल्डिंग स्कूल की मैनेजमेंट की है, स्कूल वालों ने किसी और को दे दिया, तो मैनेजमेंट की जो नेम है, टाइटल, ओनरशिप का वो चेंज हो जाएगा। या कहीं से और खरीद ली तो स्कूल वाले के नाम के ऊपर आ जाएगा। तो ओनरशिप का जो चेंज होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, वही मेन है इसमें। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में ऐसा कुछ नहीं होता, बीओपी में सारा कुछ ही आ जाता है। ठीक है, लास्ट में है फिर नैरो और वाइडर टर्म है। और जो फिर लास्ट वाला पॉइंट है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब अगर ये वाला है नेगेटिव आता है तो इसको हेल्प करने के लिए और बहुत सारी चीजें, कौन कौन सी चीजें हैं, इनविजिबल आइटम्स का ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का ट्रेड, कैपिटल आइटम्स का ट्रेड, कैपिटल अकाउंट का, इसकी हेल्प करने के लिए सारे ही आ सकते हैं। बट ये इस सिचुएशन में नहीं है कि दूसरों की ज्यादा मदद कर सके, क्योंकि ये एक पार्ट है ना, पूरे का काम नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत हो सकता है, बट इट इज सिंस इट इज ए नैरो टर्म सो इट इज नॉट इन दैट पोजीशन टू हेल्प मच टू अदर साइड्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बस ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस। ठीक है, नाउ प्लीज कम टू कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट मींस, अब उसका ये डेफिनेशन दिया हुआ है बुक में ऑलरेडी। कैपिटल अकाउंट मींस दैट दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच अफेक्ट द एसेट्स और लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री या रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री और द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। या सीधा ही दो वर्ड नहीं लिखने, सीधे कंट्री भी लिख सकते हैं। जिन कामों से, जिन ट्रांजैक्शन से या तो कंट्री के एसेट्स, प्रॉपर्टी कुछ बढ़ती है या कम होती है, या लाइबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है या कम होती है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो दैट विल बी कवर्ड अंडर दिस कैपिटल अकाउंट। तो क्या मतलब हो गया, वो अकाउंट विच कवर्स दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन, विच अफेक्ट लाइबिलिटीज या विच अफेक्ट एसेट्स ऑफ द कंट्री, दैट अकाउंट इज नोन एज कैपिटल अकाउंट। राइट, अच्छा अब इसमें क्या आ जाएगा, एक लाइन यहाँ बीच में दिया हुआ है, यू कैन टिक मार्क दिस लाइन, जो ऊपर दिया है ना, यहाँ पर दिया हुआ है डेफिनेशन के नीचे, इट इज रिलेटेड टू क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल नेचर, इट इज यूज्ड टू फाइनेंस डेफिसिट इन करंट अकाउंट और एब्जॉर्ब सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट। जो भी मैंने पीछे बोला था वही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि करंट अकाउंट के ऊपर चाहे वो फायदा चाहे वो नुकसान, उसको कवर अप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक, अच्छा अब आ जाए इसके कंपोनेंट्स क्या है। तो कंपोनेंट्स में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट इज बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स। ये आपकी मर्जी है, इफ यू वांट टू राइट तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहते इवन देन इट्स फाइन। टू एंड फ्रॉम, ये वर्ड को स्किप भी कर सकते हैं, सीधा हेडिंग बन जाएगा बोरोइंग एंड लेंडिंग। ठीक, अच्छा अब आप सोच के देखिए, अगर प्राइवेट सेक्टर पीपल ऑफ इंडिया, आप, मैं और कोई काम करने वाले, हम सब वी ऑल आर इन प्राइवेट सेक्टर, हम पीपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर या इंडिया की गवर्नमेंट अगर किसी फॉरेन कंट्री से बोरो करते हैं, ठीक है, अगर हम बोरो करते हैं तो देन व्हाट हैपेंस, मनी विल कम टू इंडिया। कहाँ पर दिखाया जाएगा उसको,
बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंटिंग सेंस में वेयर विल इट बी शोन, क्रेडिट साइड पे, ठीक। तो वेन एवर either private sector people or government of the country borrow from rest of the world, then that inflow will be shown as a receipt and will be shown towards the credit side with positive sign, ठीक। अच्छा, ऐसे ही अगर हम लोग किसी और को लेंड करते हैं, जरूरी तो नहीं हमेशा उधार ही ले, हो सकता है कहीं पर कोई हमसे भी मांगने आ जाए, तो अगर इंडिया के लोग या गवर्नमेंट किसी और कंट्री के लोगों को या उनकी गवर्नमेंट को लेंड करती है, उधार देती है, तो फिर कैसे उसको शो किया जाएगा, डेबिट साइड पे। अब वो नहीं देखना कि दिया है तो फायदा तो है ही, बाद में इंटरेस्ट मिले, वो एक अलग चीज है, सेपरेट चीज है, बट यहाँ पे मनी जा रहा है, तो आउटफ्लो ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग दैट विल बी शोन टुवर्ड्स डेबिट साइड विद माइनस साइन, नेगेटिव साइन उसको दिखा। तो मतलब हो गया कि बोरोइंग भी हो सकती है, इंडिया कर भी सकता है बोरो, इंडिया दे भी सकता है, लेंडिंग कर भी सकता है, दोनों तरह से। तो इस करके ये टू एंड फ्रॉम लिखा हुआ है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है ये वर्ड्स को लिखना। नेक्स्ट विल बी डन ऑन मंडे, ठीक है, तब तक आपने इतना पढ़ के आना है। रूपाली मैम, यू कैन एंड द मीटिंग। ओके मैम, थैंक यू मैम।